तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं। हम आज पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। लेक्चर 3 है हमारा। पिछली बार हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन की बात की थी। जब कोई बॉडी थोड़ी देर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है या थोड़ी देर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। उसी पर भी एक दो क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए लिखिए, अ पर्सन मूव्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन person moves up an inclined plane of length equal to 20 meter with a constant speed of 10 meter per second and runs back the same distance। इसको मैंने कैप्स कर दिया है ताकि आपको क्लू मिल जाए। runs back the same distance at another constant speed of 15 meter per second। एक इंक्लाइंड प्लेन पे गया और वापस आ गया, यहाँ गया और यहाँ वापस आ गया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। ऊपर जाने को गो बोलते हैं और नीचे जाने को ऑफ कोर्स रिटर्न बोलते हैं। एक गो जर्नी है और एक बैक जर्नी है। गो जर्नी और रिटर्न जर्नी। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। देखना सवाल में आपको ये रहता है कि टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है। अभी तो वो जितना डिस्टेंस गया था उतना ही वापस आएगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का मेरे पास ये फॉर्मूला है, जिससे कि मैं 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 से लिखता हूँ। आपको सवाल में पहले जरूर चेक करना होगा कि डिस्टेंस सेम है कि टाइम सेम है। ऐसा पहले लिख दीजिए, फर्स्ट चेक वेदर टाइम इज सेम और डिस्टेंस इज सेम। पहले चेक करिए कि टाइम सेम है कि डिस्टेंस सेम है। फर्स्ट चेक whether the time is same or the distance is same। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, आने और जाने का डिस्टेंस सेम है। अगर टाइम सेम होता तो ऑर्डिनरी फॉर्मूला लग जाता v1 प्लस v2 बाई 2, सिंपल वाला एवरेज। इसकी कैलकुलेशंस में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से v1 को कॉमन ले लीजिए। यदि v1 को कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तब ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 2 इंटू v2 अपॉन 1 प्लस v2 बाई v1। 2 इंटू बड़ी वाली वेलोसिटी या स्पीड जो भी है वो ये है 15 है। 2 इंटू 15 अपॉन 1 प्लस v2 बाई v1, जैसे बड़ा अपॉन छोटा 15 बाई 10। 15 बाई 10, so that makes it 30 upon 1 plus 1.5, 30 upon 2.5। ठीक है, ये है 2 इंटू बड़ा अपॉन 1 प्लस बड़ा अपॉन छोटा। तो जो एवरेज वेलोसिटी है ये 300 अपॉन 25 हो जाएगी और फिर आ जाएगी 12। अगर ये 300 बाई 25 है तो मैं चाहूँ तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ 250 बाई 25 प्लस 50 बाई 25। तो फिर हाँ ये 12 आ रहा है। एवरेज है ना, एवरेज है तो आंसर तो 10 और 15 के बीच में ही आना चाहिए। ये भी लिख दीजिए, बीइंग एवरेज द आंसर शुड लाई बिटवीन 10 एंड 15। एवरेज है तो दोनों वैल्यूज के बीच में ही आएगा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है वो वैल्यू जिसपे आप ये मान सकते हैं कि पूरी जर्नी कांस्टेंट स्पीड पे, इतनी कांस्टेंट स्पीड पे होती रही।
आप चाहें तो मान सकते हैं कि 12 से ही वो गया था और 12 से ही लौटा था, दोनों में टाइम सेम लगेगा। जो कि डिस्टेंस सेम है, हमने यहां से कैलकुलेशन शुरू की। अगर टाइम सेम होते ना, अगर टाइम सेम होते तो एवरेज स्पीड आती 10 प्लस 15/2, 25/2। अगर टाइम्स इक्वल होते तो आंसर आता 12.5, और यहाँ डिस्टेंसेस इक्वल है। ओके, इस सवाल का पार्ट बी है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सर 0। सर 0। उसका आंसर है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इस समय है 0। पार्टिकल इज बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, particle is back to the original position, so displacement is 0, so the velocity is 0। यहां से गया था ऊपर और फिर वापस नीचे आ गया, एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो मैं वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी बोल सकता हूं। फॉर फर्स्ट 50 किलोमीटर ही walks with a constant speed of 50 kilometer per hour। What speed should he cover the remaining distance so that average velocity for the entire journey is 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, a man walks on a straight track, 100 किलोमीटर ट्रैक है, स्ट्रेट है। क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्पीड की बातें कर रहा हूं कि वेलोसिटी की बातें कर रहा हूं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं कि स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब ये तो एकदम जनरल केस है, जहां तो ना तो टाइम्स इक्वल है ना डिस्टेंसेस इक्वल है। डिस्टेंसेस तो हालांकि इक्वल है, और फिर एवरेज वेलोसिटी निकालनी नहीं है, उसने दे दी है। अब एकदम बेसिक से आपको इसे सॉल्व करना होगा। फिर 75। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है आपने निशिता, ठीक है, एक्सीलेंट। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसने टाइम कहीं भी नहीं दिया है, तो मैं स्टार्ट तो ऐसे ही करूंगा, t1 को t को एलिमिनेट कर दूंगा, स्टार्ट तो ऐसे ही करूंगा, और इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं। एवरेज वेलोसिटी उसने दी है 60, x1 भी है 50, और बचा हुआ x2 भी है 50। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x1 है 50 और तब वेलोसिटी है 50, और फर्स्ट 50 किलोमीटर ही वॉक्स विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 प्लस बचा हुआ डिस्टेंस 50 है, और ये वेलोसिटी v डैश मुझे निकालनी है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा मेरे को। ये होगा 60 इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 50 बाय v डैश
ये मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा 6/10। इसी को चाहो तो आप 0.6 लिख दो, इसी को मैं लिख देता हूँ 0.6। ऐसा भी कर सकता हूँ, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करूँ और इधर 10 से मल्टीप्लाई करूँ, या अगर ये दोनों आप एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। 0.6 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 50 बाय v डैश, ऐसा। तो ऐसा हो जाएगा ये फाइनली 0.6 प्लस 0.6 इंटू 50 बाय v डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 1 माइनस 0.6 उधर जाके 0.4 हो जाएगा, ये बचेगा 0.6 इंटू 50 बाय v डैश इज इक्वल टू 0.4, ओके। तो अब ये पॉइंट और पॉइंट हट गया, इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 50 बाय 4 इज इक्वल टू v डैश। तो फिर वो हो जाएगा 3/2 इंटू 50, 3/2 1.5 इंटू 50 इज इक्वल टू v डैश। इसलिए v डैश की वैल्यू आ गई 75 और यूनिट वही है, v डैश की वैल्यू आ गई 75 और यूनिट सारी डिस्टेंस सारे किलोमीटर में है और स्पीड ये वाली जब किलोमीटर पर आवर में है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी अपने आप किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ये इसका आंसर है। आपको बाद की आधी जर्नी तो थोड़ा तेज चलना ही पड़ेगा, आपको बाद की आधी जर्नी तो तेज चलना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी एवरेज स्पीड 50 आएगी। जितनी भी बोली एवरेज थोड़ी और ज्यादा ही चाहिए, इससे पहले तो आप 50 चलते रहे, बाद में आप थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं जब आपको लगता है टाइम कम आ गया है, टाइम कम बचा, एग्जाम करीब आ गया है, तभी आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, ओके। एवरेज स्पीड अब की बार दे दी थी, एवरेज स्पीड दे दी थी, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लग रहा था। सबसे अच्छे सवाल वही होते हैं जिसमें कोई फॉर्मूला ना लगे। आपकी टेंडेंसी होती है किसी ना किसी फॉर्मूले पे जाने की, और वो दिक्कत देता है। आप किसी भी फॉर्मूले पे जहां तक हो सके फॉर्मूले कम से कम याद रखें, बेसिक्स क्लियर रखें। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, दिस। बाकी जो स्पेशल केसेस आ रहे थे वो ज्यादा काम आएंगे नहीं आपके, ये ज्यादा काम आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, a man moves in a straight line to cover a distance x. Man moves in a straight line, the straight line है तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं। Man moves in a straight line to cover a distance x. For first 1/3 of the distance, for first 1/3 of the distance, he moves with a constant speed, the constant velocity of v1. For the remaining journey, he moves with a constant velocity v2. Find the average velocity of the entire journey. जर्नी डिस्टेंसेस के 3 इक्वल पार्ट हैं, डिस्टेंसेस के 3 इक्वल पार्ट हैं। शायद मुझे एवरेज वेलोसिटी के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। सर हाँ सर x अपॉन 3v1 प्लस 2x अपॉन 3v2। x कटेगा नहीं क्या? सर कट जाएगा।
हाँ कट जाएगा। ठीक है, ओके फाइन, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आप, चूंकि आपको अगर इसने टाइम्स दिए होते हैं ना, तो मैं x1 को लिख देता v1 t1, x2 को लिख देता v2 t2, x3 को लिख देता v3 t3, और उसने x दिए हैं और टाइम नहीं दिया है, तो फिर जरूर मैं t1 को लिखूंगा x1 by v1, t2 को लिखूंगा x2 by v2, और t3 को लिखूंगा x3 by v3। अगर टाइम नहीं दिए हैं आपको, डिस्टेंसेस दिए हैं और वेलोसिटीज दिए हैं, आपको डिस्टेंसेस के बारे में बात की और वेलोसिटीज के बारे में बात की है, आप भी अपना फॉर्मूला दी गई चीजों के टर्म्स में रीअरेंज करिए। आप अपना फॉर्मूला दी गई चीजों के टर्म्स में रीअरेंज करिए। मुझे ये पता है कि अगर डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप चाहोगे, आप इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो, जिसके कि मैं ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, मैं तो हमेशा बेसिक के फेवर में हूँ। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो तो आप यही बोल दीजिए कि सेकंड 1/3 ऑफ द जर्नी के लिए स्पीड मेरी v2 है, और लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए भी स्पीड 1/v2 है। उसने बोला है फॉर फर्स्ट 1/3 उसकी वेलोसिटी v1 है, तो सेकंड 1/3 के लिए भी v2 है और थर्ड 1/3 के लिए भी v2 है। ये भी v2 है और ये भी v2 है, ये v3 नहीं है, ये v3 नहीं है, ये भी v2 है और ये भी v2 है। आप इससे सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आएगा। ठीक है, पर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो ये ज्यादा पसंद है, और मैं इसी मेथड से आगे सॉल्व करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं v बार को ये भी लिख सकता हूँ कि x/3 + 2x/3 अपॉन x/3 into 1/v1 x1/v1, और जो बाद का डिस्टेंस है वो ये है, और ये पूरा डिस्टेंस v2 से तय हुआ है। ये बेसिक मेथड हो गया। दिस इज सर्टेनली द बेस्ट मेथड। इसको ज्यादा ध्यान ना दें, इसको ज्यादा दिमाग में ना बैठाएं, बेसिक से करिए। पहला ये डिस्टेंस है और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इतना टाइम लगेगा x1/v1, बाद में ये डिस्टेंस है और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में ये टाइम लगेगा x2/v2। इससे सॉल्व करिए, ठीक है। बेसिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये तो हो जाएगा x न्यूमरेटर तो, और ये आएगा x। सर हाँ सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए कहाँ से? स्टार्टिंग से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ने आपको ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और ये है, ये x/3 है, ये x/3 है, और ये x/3। क्वेश्चन कह रहा है मैन मूव्स अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस x, फुल स्टॉप। टोटल डिस्टेंस x है। फॉर फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ही मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1। यहां पर उसकी स्पीड v1 कांस्टेंट है, और कहता है फॉर द रिमेनिंग जर्नी ही मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v2। तो मैं ये मान सकता हूं कि यहां भी वेलोसिटी v2 है और यहां भी वेलोसिटी v2। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं डिस्टेंस को तो मैं सीधे x ही लिख ले रहा हूं, सीधे x ले रहा हूं, और जहां तक टाइम का सवाल है तो टाइम का फार्मूला होता है x1/v1। क्योंकि मुझे सवाल में t नहीं दिया है, तो इस टाइम को, इस जर्नी को कवर करने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो t1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, t2 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, और t3 की जगह मैं ये लिख सकता हूं। ये है। अब इसके बाद जो उसने कहा है उसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, बस यहां तक का काम मेन होता है। सवाल पढ़ के उसकी इक्वेशन बना लेना, इसके बाद आपको मैथमेटिक्स की जानकारी चाहिए, फिजिक्स नहीं चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के उसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लेना, यहीं तक मेन होता है। इसके बाद आप स्पीड पकड़ सकते हैं, यहां तक आपको क्वेश्चन केयरफुली करना चाहिए। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूं। इस x को उसने x कहा है, और ये x1 जो है x/3 है, ये x/3 ये x2 भी x/3 है,
और ये x3 भी x by 3 है। ये मैं आपसे कह रहा था, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इतनी जर्नी को तय करने में जो टाइम लगा वो ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है। इस जर्नी को तय करने में टाइम लगा वो ये डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी है, और इस जर्नी को तय करने में जो टाइम लगा वो ये डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी है। फिर x1 है x by 3, x2 है x by 3, x3 है x by 3। कारण क्या है कि उसने बोला फॉर फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/3 की बात कर रहा है, राइट? इसको मैं आपको दूसरे मेथड से समझा रहा था, और मैं ये कह रहा था आप बोलना टोटल डिस्टेंस तो x ही है, पर x by 3 का डिस्टेंस उसने v1 से ट्रेवल किया है, और बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो ये है, और ये v2 से ट्रेवल किया। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना, और फाइनल आंसर में होपफुली x का टर्म नहीं आएगा, क्योंकि आपको v1 और v2 के टर्म्स में एवरेज वेलोसिटी एक्सप्रेस करनी है, तो फाइनल आंसर में x का टर्म्स नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और खूब प्रैक्टिस करने होंगे घर पे, भले आपको हर क्वेश्चन में आधा आधा घंटा लगे, तभी ये बनना शुरू होंगे, ठीक है? ये इजी क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। एक ही फॉर्मूला है क्योंकि इनका फॉर्मूला डिफाइंड है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बस। अब हेडिंग दे दीजिए, आप लिखिए टाइम एवरेज वेलोसिटी। इस नाम से इसे जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस नाम से इसकी बातें करें, पर मुझे पता है कि टाइम t1 के लिए वेलोसिटी v1 है, और अगर टाइम t2 के लिए वेलोसिटी v2 है, एक बॉडी चल रही है, टाइम t1 के लिए उसकी वेलोसिटी v1 पे कांस्टेंट है, और टाइम t2 के लिए उसकी वेलोसिटी v2 पे कांस्टेंट है। ऐसा है, टाइम t1 के लिए वेलोसिटी v1 पे कांस्टेंट है, और बाद में टाइम t2 के लिए उसकी वेलोसिटी v2 पे कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो मैंने एवरेज वेलोसिटी को पढ़ा हुआ था पहले, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सवाल में x नहीं दिया है, यहाँ पे t दिया है, v दिया है, x नहीं दिया है, तो x की जगह मैं v1 t1 लिख लूंगा, x2 की जगह v2 t2 लिख लूंगा, अपॉन t1 प्लस t2, ऐसे, ठीक है? अब मैं इसको ये कहना चाहता हूं कि ये जो न्यूमरेटर है समेशन ऑफ vt है, और जो डिनोमिनेटर है वो समेशन ऑफ t है। या v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 ऐसे ही होगा बार बार, ठीक है? ऊपर आप vt के प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, और नीचे आप टाइम्स को ऐड कर रहे हैं। अब अगर कंटीन्यूअस समेशन हो, जैसे t1 t2 t3 कंटीन्यूअस टाइम इंटरवल्स हैं, तो ऐसा अलग से आप लिख दीजिए, कंटीन्यूअस समेशन मींस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, ये वाला s वाला, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर पूरा बोलते हैं ये dt। इंटीग्रेशन में तो एक dt लिखना पड़ता है, छोटा टाइम, और इसको लिखना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका नाम है टाइम एवरेज। है तो ये एवरेज, ये है टाइम एवरेज। कंटीन्यूअस समेशन मींस इंटीग्रेशन। ये ज्यादा काम का नहीं होता है, इस पे क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में वैसे आज से 30 साल पहले आ चुका है, पर इसे दोबारा कहीं देखा नहीं गया। नीट में इसका क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में बल्कि 30 से भी पहले, और पहले 35 इयर्स 40 इयर्स बैक इसका क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद कभी रिपीट नहीं हुआ। यहाँ मैं देख रहा था v1 t1 plus v2 t2 पर t1 plus t2, तो v1 प्लस ये है समेशन ऑफ v1 t1 समेशन ऑफ vt, और ये है समेशन ऑफ t। आप समेशन मतलब इंटीग्रेशन, अगर कंटीन्यूअस समेशन हो रहे हो तो, और फिर vt की जगह से भी dt लिख देते हैं। टाइम मतलब छोटा टाइम, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे dt ले लेते हैं, ठीक है?
अच्छा VT मतलब वैसे तो ये अपने आप में काफी हो गया, कम से कम डायमेंशनली देख लो, डायमेंशंस के लिहाज से ये टाइम और टाइम कट जाएगा तो ये वेलोसिटी बचेगा। डायमेंशनली ये टाइम और ये टाइम कट जाएगा तो ये वेलोसिटी बचेगा। तो हाँ ये एक एवरेज वेलोसिटी है। और एक बात और आपको जानना जरूरी है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ वीटी डीटी डिनोट क्या करता है। लिख दीजिए अलग से कि इंटीग्रेशन ऑफ वी dt denotes area under VT curve. This denotes area under VT curve. इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। अगर मुझे ये पूरा एरिया चाहिए तो पहले मैं ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये लूंगा, ये v1 t1 आएगा, और फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये लूंगा, फिर v2 t2 आएगा ना। ये क्या है, इस ग्राफ का एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वही तो है, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। तो v1 t1 प्लस v2 t2 क्या डिनोट कर रहा है, टोटल एरिया, और इंटीग्रेशन ऑफ टाइम डिनोट कर रहा है टोटल टाइम। आपको तो एक ही बात समझनी है कि vt इंटीग्रेशन ऑफ v dt, मैंने v1 t1 प्लस v2 t2 को कहा था, है कि नहीं। और ये ग्राफ का एरिया है, v1 t1 इस रेक्टेंगल का एरिया है और v2 t2 इस रेक्टेंगल का एरिया है, समझे आप। और एवरेज का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि अगर ये एवरेज आ रहा है उस कैलकुलेशन से, तो आप ये कहेंगे ना तो बॉडी कभी v1 से चली ना कभी बॉडी v2 से चली, वो लगातार इस एवरेज वेलोसिटी से चली, तो पूरी जर्नी उसकी इस एवरेज वेलोसिटी से हुई है। बहुत थोड़ा इसका आइडिया लें, ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो ये बहुत प्यारी सी बात आपको देखने को मिली है कि हाँ इंटीग्रेशन ऑफ v dt ये वाकई ग्राफ का एरिया है, ये वाकई ग्राफ का एरिया है। जब ग्राफ थोड़ा आड़ा तिरछा होगा, रेक्टेंगल नहीं भी होगा ना, तब भी ये फॉर्मूला विल होल्ड गुड। दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ vt ग्राफ, ठीक है। v1 t1 इस रेक्टेंगल का एरिया है, v2 t2 इस रेक्टेंगल का एरिया है। तो ये इससे हमने वापस एकदम बेसिक जो इक्वेशन थी हमारी वो ऑब्टेन कर ली। अगर ये vt ग्राफ का एरिया है तो ये एरिया मैंने लिख लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब होता है छोटे छोटे टाइमों का सम, छोटे छोटे टाइमों का सम, यानी बड़ा टाइम टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ये है। इससे भी तो मैंने वापस वही ऑब्टेन कर लिया जो पहले था। बस ऐसे ही आप नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। और अभी मेरा v1 का ये फॉर्मूला आता ही था, x1 plus x2 अपॉन t1 plus t2। अगर मुझे टाइम नहीं दिया है तो मुझे x1 by v1 लिखूंगा और इसे x2 by v2 लिखूंगा। अब मैं इसको न्यूमरेटर को बोल सकता हूं ये समेशन ऑफ x है, और डिनोमिनेटर को बोल सकता हूं समेशन ऑफ x by v है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पता जरूर होना चाहिए। इसका नाम कहीं आप सुन लोगे पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद कि स्पेस एवरेज वेलोसिटी, और आपको पता होगा कि आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया तो आपका पूरे टीचर पे से विश्वास खत्म हो जाएगा, तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, तो ही केवल मार्क्स आएंगे आपके। तो इसलिए ये सारे नाम आपको पढ़ाया जाना जरूरी है। अब क्या होगा, थोड़ी अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ, इस v को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा समेशन ऑफ vx अपॉन समेशन ऑफ x। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन की जगह इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx अपॉन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। So this represents area under vx graph, area under vx graph upon base of the graph, base of the graph, ठीक है। अब आप इसके डेरिवेशन बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखिए और बोलिए डायमेंशनली तो यार ये ठीक दिख रहा है, क्योंकि ये dx dx कट जाएगा,
तो डायमेंशन इसके वेलोसिटी के बचेंगे, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। अगर टाइम एवरेज बोला है तो मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं। अगर स्पेस मतलब एक्स वाई जेड स्पेस, अगर स्पेस एवरेज बोला है तो आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनकी थोड़ी सी आदत बन जाए, आपकी आदत आपकी बन जाएगी। जब मैं अगली हेडिंग दूंगा, अब मैं बिना किसी भी सपोर्ट के मैं ये लिख रहा हूं, और हो सके तो इसका फॉर्मूला आप ही मुझे बता दीजिए। टाइम एवरेज एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला आप मुझे बता दीजिए बिना किसी डेरिवेशन के। सिर्फ फाइनल रिजल्ट को, पिछले दो फाइनल रिजल्ट को ऑब्जर्व करिए। तो आप नहीं बोलेंगे, एनीबॉडी एल्स प्लीज। प्रशस्ति आपको बताना है? प्रविष्टि, प्रविष्टि, हाँ प्रविष्टि बताइए प्लीज। इधर शांभवी नहीं, शांभवी नहीं, सॉरी श्री अर्था। सर इंटीग्रेशन एडीटी अपॉन इंटीग्रेशन बोलो इंटीग्रेशन एडीटी अपॉन इंटीग्रेशन डीटी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, टाइम एवरेज एक्सीलरेशन, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट किया और फिर टाइम का टर्म खत्म करना, ये आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं। और एटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? अच्छा उसके भी बात नहीं करते। वेलोसिटी। हाँ वो मैं कोई बात नहीं करता। चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है एक्चुअली। ओके, अभी चलिए आगे बढ़िए और लिखिए स्पेस एवरेज एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? सर इंटीग्रेशन एडीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएक्स। किसने बोला ये आंसर? आरुषि। हाँ वेरी गुड आरुषि, शाबाश। स्पेस एवरेज है ना, बात एक ही है, और स्पेस है ना एक्स के रिस्पेक्ट में। ये इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, बहुत शानदार आंसर है इसका। डायमेंशनली तो आपको समझ में आ रहा है यार, ये डीएक्स डीएक्स कट जाएगा तो ऊपर एक्सीलरेशन बच रहा है, और इस प्रोसेस में कहीं जरूर है कि एवरेज वाला टर्म आ चुका होगा। क्वेश्चन हम इस पे और बाद में करेंगे, थोड़ा और कुछ पढ़ा लेने के बाद में क्वेश्चन करेंगे तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा, और तब ये ज्यादा क्लियर हो भी जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ आपके दिमाग में बस ये आना चाहिए, अगर टाइम एवरेज वेलोसिटी है तो v dt अपॉन dt इंटीग्रेशन, स्पेस एवरेज वेलोसिटी है तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर स्पेस एवरेज एक्सीलरेशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ a dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। टाइम एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताइए, जोर से चिल्ला दीजिए, जोर से अपॉन इंटीग्रेशन डीटी। टाइम एवरेज एक्सीलरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, स्वराज बताइए। सर इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी अपॉन डीटी। हाँ अपॉन में भी इंटीग्रेशन डीटी, इंटीग्रेशन को वहां पे भी साइन अच्छे से बोला, ठीक बोला आपने, सही है, शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ ए डीटी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीटी, ये बात सही है। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन ये लिखिए, कि man moves in a straight line, a man moves in a straight line, full stop, man moves in a straight line for first half of the distance। अब मैं डिस्टेंस का नाम भी नहीं ले रहा, x 2x 3x कुछ नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे मालूम है वो कैंसिल हो जाता है। For first half of the distance he moves
with a constant speed of 3 meter per second. अब यहाँ थोड़ा खेल हो गया है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आ गया है, हल्का सा एडवांस क्वेश्चन आ गया स्लाइटली. For first half of the time, to cover the remaining distance. थोड़ा ध्यान से सवाल समझ लें. सोल्यूशन ना बने कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा कंसंट्रेशन हो, सवाल समझने में पूरा ईमानदारी से एफर्ट हो आपका. सारा का सारा खेल कंसंट्रेशन का है. ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके. For first half time of the remaining distance, he moves at a speed of 7.5 km per hour, and for second half and for remaining journey बोल देता हूँ मैं, and for remaining journey he moves at a constant speed of 4.5 km per hour. In same time. ये पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकालनी, पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सवाल को आपको बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा, फिर ऐसा बनाना होगा. मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस भी x है, क्योंकि उसने कहा मैन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस. फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस he moves at a constant speed of 3 meter per second. यहाँ उसकी वेलोसिटी पूरी 3 थी. अब उसने प्रॉब्लम कर दी, कहता for first half time of for the first half time to cover the remaining distance. अब ये जो डिस्टेंस बचा है ना, ये दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल हो रहा है. इनके डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, इनके टाइम्स इक्वल है. तो शुरू में स्पीड ज्यादा है, तो अब अगर ये पूरा टाइम सपोज t लग रहा है, सपोज इस जर्नी में टाइम t लग रहा है, तो इस t/2 में उसकी स्पीड, यहाँ तो उसकी स्पीड v1 शायद 3 है, और ये भी किलोमीटर पर आवर में ले लेता हूँ सारे. ये धीरे धीरे हमें लेवल उठाना ही होगा. v2 जो है वो हमारी 7.5 है, और ये भी t/2 है, मेरे पूरा टाइम t है तो, और इस समय जो v3 है वो 4.5 है. ये कहानी खत्म हो गई साहब, ये हो गई. आप समझे बात को? थोड़ा विजुअलाइज करना टफ है. पहले तो उसने जितना भी डिस्टेंस था 10 किलोमीटर जाना था, तो 5 किलोमीटर तो उसने इस स्पीड पे चला. अब जितना भी टाइम डिस्टेंस था, अभी एक नया ही सवाल हो गया. अब ये एब्सोल्युटली डिफरेंट सवाल माना जा सकता है कि जो भी डिस्टेंस ये है, उस डिस्टेंस में पहले आधे टाइम वेलोसिटी ये है और बाद के आधे टाइम वेलोसिटी ये है. सवाल समझ में आ गया? सवाल जिनके समझ में आ गया वे हाथ खड़ा कर दें. गवेश सिंह, सुराज गुप्ता, आर्यन नामदेव, आसान जाकिर, ठीक है, ओके, बढ़िया है, ठीक है.
अक्षय अग्रवाल सवाल समझाइए बेटा, बोलिए सवाल के बारे में। अक्षय कुछ भी बताइए। हेलो हाँ आवाज आ रही मेरे बच्चे, बोलो। सर, मैं आपसे बोल रहा था इस हाँ क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, लिख लिया आपने क्वेश्चन? ओके मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कि पूरा जो डिस्टेंस जितना भी था, सपोज 2x था, उसमें से x तो ये ऐसे चला, और बाद का x एक अपने आप में इंडिपेंडेंट जर्नी माना जा सकता है। वो उसने दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल किया। For first half of the time, his velocity is constant at this, and for next half of the time, his velocity is constant at this. कोई मुझे मेथड सजेस्ट करेगा? Anybody please? सर बताइए निशिता। सर पहले V2 और V3 का एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, प्रकाश, और उसके बाद फिर हम लोग V1 का एवरेज वेलोसिटी निकालने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक और है x की वैल्यू निकाल लेंगे तो फर्स्ट हाफ में भी हम फिर टाइम निकाल ले ठीक है, मैं आप समझ गया, आपकी अप्रोच ठीक है। आप इसे ट्राई करेंगे तो एक बार में हो सकता है ना आए, 2-3 बार में जरूर आपका आंसर आ ही जाएगा। एक बार में भी आ सकता है, नो इश्यूज। ठीक है बढ़िया, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, और टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपका मेथड बिल्कुल 100% सही है, गौर से सुनिए। मैं केवल इसको थोड़ा शॉर्टकट कराना चाहता हूँ, ताकि फिर जनरल रूल बन जाए कुछ इस टाइप के सवालों के लिए। इसको एकदम बेसिक से आप करोगे जैसा निश्चिता बता रही है, तो कोई भी सवाल बन ही जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं कह रहा हूँ एक काम करो, तुम इस जर्नी को भूल जाओ, यहाँ पे टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालो, क्योंकि यहाँ आधे आधे टाइम की बात चल रही है ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और बस मुझे वो नाम यूज कराना था कि टाइम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, क्योंकि वहां वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। ऐसा लिख लो, लिखो सॉल्यूशन में, फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी, for second half of the journey, we will first calculate the time average velocity. We will first calculate the time average velocity. Second half of the journey. तो वो आ जाती है, अगर टाइम्स इक्वल होते हैं तो वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाली बात तब करते हैं जब वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई और टी के टर्म्स में। यहां मैं इक्वेशन वाली बात तो नहीं करूंगा, मैं टाइम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं, पर मैं ये मेथड अभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये तब लगता है जब कोई सवाल बोलता है v इक्वल टू 2t² + 3, ऐसा कुछ बोलता है। जब v की इक्वेशन दी हो t के टर्म्स में, तो ये सब काम करते हैं। अभी तो ऑर्डिनरी इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v1 + v2/2, तो 7.5 + 4.5/2, 7 + 4 11, और 0.5 मिलकर 2 हो गया, 12/2, यानी कि 6 आ गया। तो मैं अपने क्वेश्चन को रीडिफाइन कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं इस x के लिए मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 पे, और इस x के लिए यहां मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है 6 पे। मैंने टाइम एवरेज निकाला, सर आंसर टाइम एवरेज निकाला, और वो आया 6। अब मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी के लिए मेरी स्पीड 3 पे कांस्टेंट है, और सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी के लिए स्पीड मेरी 6 पे कांस्टेंट है। अब ये सवाल आसान हो गया, आंसर आप बता भी चुके हैं। इसके बाद लिख दीजिए ये डायग्राम बनाने के बाद, नाउ वी विल कैलकुलेट स्पेस एवरेज वेलोसिटी। स्पेस एवरेज वेलोसिटी, टू इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो रही है ना, x के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में सवाल दिया है ना, मैं बस नाम यूज करा रहा हूं, बड़ा खतरनाक वाला स्पेस एवरेज वेलोसिटी। ऐसा लगता है मुझसे स्पेस साइंटिस्ट बन गए। स्पेस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बात केवल वही है कि वो फिर होता है 2v1 v2 अपॉन v1 + v2।
और होता है 2v2 अपॉन 1 प्लस v2 बाई v1। v2 यानी बड़ी वाली वेलोसिटी अपॉन 1 प्लस बड़ा अपॉन छोटा, 1 प्लस बड़ा अपॉन छोटा, तो हो गया 2 into 6 अपॉन 1 प्लस 2, सो 12/3। ये आंसर आ गया 4। ये आंसर आ गया 4। आंसर 3 और 6 का एवरेज तो 4 ही आना था। 3 और 6 का आंसर एवरेज 3 से बड़ा और 6 से छोटा आना था, इनके बीचों बीच ही कुछ आना था। टाइम एवरेज और स्पेस एवरेज के नाम मैंने बस ऐसे ही यूज कर लिए फालतू पॉकेट में हवाबाजी के लिए। ये नाम हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोस्तों को डराने के लिए आप ये नाम ले सकते हो कि भाई टाइम एवरेज बता दे, हालांकि ये सब काम बिल्कुल करना ही नहीं है। इंटरैक्शन मिनिमम रखो, इंटरैक्शन मिनिमम रखो तो फोकस बना रहेगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा, नहीं तो दिमाग में वही सब बातें चलती रहेंगी। आप देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि पहले इसने इक्वल टाइम्स की बात की थी, तो मैंने इस पूरी जर्नी का एवरेज निकाल लिया और फिर अब कह सकता हूं कि पहली आधी जर्नी मेरी स्पीड ये है और बाद के आधे डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट स्पीड ये है। और डिस्टेंसेस अगर इक्वल होते हैं तो ये फार्मूला लग जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अब फाइनली हम ग्राफ्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने अभी 2 टाइप के मोशन आपको पढ़ाए हैं खाली, बल्कि ये डेफिनेशंस दिए हैं, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, और फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यही सब चीजें पढ़ाई हैं। तो आप हेडिंग दे दीजिए इंफॉर्मेशंस obtained from xt graph, information obtained from xt graph। इंफॉर्मेशन obtained from xt graph, इसमें पहली प्रॉब्लम आती है कि ये x डिस्प्लेसमेंट है या x पोजीशन है। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। ये दोनों हो सकता है, x may sometimes represent displacement and x may sometimes represent position, ये दोनों हो सकता है। x कभी डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर सकता है, x कभी पोजीशन डिनोट कर सकता है, वो सवाल वो क्लियर बता देता है। मोस्टली ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यही हमने एक बार बताया था कि पार्टिकल मान लीजिए t=0 पे यहाँ है, तो उसका x 0 नहीं है ना, ऑलरेडी x इतना है, तो उसका जो xt ग्राफ बनेगा वो यहाँ से बनेगा। t=0 पे यहाँ है, t=1 पे यहाँ है, और t=2 पे मान लीजिए वो थोड़ा तेज चल के यहाँ आ गया, तो यहाँ था t=0 पे पार्टिकल यहाँ था, t=1 पे पार्टिकल यहाँ था, और t=2 पे 2 तो यही आएगा। पार्टिकल पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत ऊपर चला गया, तो इनका ये ग्राफ यहाँ से ऐसा कुछ जाएगा। t=0 पे पार्टिकल यहाँ था, ये टाइम एक्सेस है और ये x एक्सेस है, ठीक है। तो पोजीशन, ये पोजीशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट बताता तो मैं सीधे इन 0 और 1 सेकंड के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट की बात करता। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा, कभी सवाल कई बार कहता भी नहीं है, ठीक है। मोस्टली वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। चलिए हम उसे अभी तो डायरेक्टली जब आपको ये ग्राफ ऐसा दे देता है, सपोज एक्सटी ग्राफ उसने ऑलरेडी मान लीजिए ऐसा बना के दे दिया है, सपोज एक्सटी ग्राफ ऐसा बना के दे दिया है, ठीक है। तो इससे आपको ये दिख रहा है कि t=0 पे पार्टिकल का x क्या था, फिर t के बढ़ने से उसका x किस तरह से बढ़ रहा है, ऐसी कुछ जानकारी। मतलब सबसे पहली जानकारी तो आपको इस ग्राफ को देखते ही x के बारे में मिल जाती है। आप उसे पोजीशन कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, वो सवाल क्लियर कर देगा। सबसे नंबर 1 तो आपको ये लिखना है कि वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट x। टाइम की इंफॉर्मेशन मतलब ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो x का क्या हो रहा है,
ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ डायरेक्ट दिख ही रही है, पहली इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट दिख ही रही है। और ये एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि ये ग्राफ की जर्नी का फोटोग्राफ नहीं है, समझ रहे हैं? ये वार्निंग लिख दीजिए यहीं पर, यहीं वार्निंग लिख दीजिए नंबर 1 डालने के बाद कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द photograph of journey of the particle, या उसका वीडियो नहीं है, ये वीडियो नहीं है, क्योंकि जब आप फोटोग्राफ देखते हैं तो क्योंकि टाइम आपको दिखता नहीं है ना। अगर ये ग्राफ ऐसा होता ना, अगर ये एक्स वाई ग्राफ होता, ये एक्स एक्सिस होता और ये वाई एक्सिस होता, अगर ऐसा होता और ऐसा फोटोग्राफ होता तो आप बोलते हैं कि गाड़ी ग्राउंड पे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और गाड़ी की पूरी ग्राउंड की जर्नी, यहाँ पे जर्नी, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर एक्चुअली उसका पाथ है। सो दिस इज नॉट द पाथ फॉलोड। फिर से लिख दीजिए, दिस ग्राफ xt ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड, दिस इज नॉट द पाथ, दिस इज नॉट द पाथ। ये टाइम के रिस्पेक्ट में x का ग्राफ कैसा है वो बता रहा है, और टाइम हमें दिखता नहीं है, हम उसे मेजर कर सकते हैं। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखता है, या y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखता है, हमें टाइम दिखता नहीं है। हम टाइम मेजर जरूर कर सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए जर्नी इस तरह से हो रही है, ये बिल्कुल सोचना गलत है। जर्नी इस तरह से नहीं हो रही है। xt ग्राफ से सबसे पहले तो आपको x के बारे में जानकारी मिल जाती है कि t is equal to 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं था, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम खाली इतना ही कहना चाह रहे हैं कि उसका x बढ़ रहा है। इस समय मुझे ग्राफ में यही दिख रहा है, यही सब लिख दीजिए। here the particle at t is equal to 0 is not at origin। t is equal to 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, and as time increases x increases, as time increases so x increases। It means that the particle is moving, it means that the particle is moving in positive direction of x-axis. Particle is moving in positive direction of x-axis and is going away from the origin, xt ग्राफ से आपको ये जानकारी मिलती है कि एक तो t is equal to 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी कहीं था। इस जर्नी को मैं यहाँ ये बना सकता हूँ, ये t is equal to 0 है, t is equal to 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी कहीं है, पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पे ये टाइम एक्सिस है, टाइम, और ये एक्चुअली ये x एक्सिस है, और t is equal to 0 ऐसा लिख देता हूँ कि फिर पार्टिकल यहाँ है। ये इसका अगर ये 3 है तो ये डिस्टेंस इसका 3 है, फिर वो 1 सेकंड बाद यहाँ है, 2 सेकंड बाद यहाँ है, मे बी 3 सेकंड बाद यहाँ है, जो भी है, और वो x एक्सिस के अलाउंग जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और आपको ये समझना है कि वो यहाँ जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वो यहाँ जा रहा है, यहाँ वो नहीं जा रहा है, जहाँ वो यहाँ आ रहा है। ग्राफ पे ऐसा दिखेगा क्योंकि टाइम हमें दिखता नहीं है, हम खाली एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं पार्टिकल को कि पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। टी नोट कर लेते हैं और एक्स नोट कर लेते हैं और फिर उसका एक ग्राफ बनाते हैं। ये उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है हमने कि t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन ये है, t इक्वल टू 1 पे उसकी पोजीशन ये है, t इक्वल टू 2 पे पोजीशन ये है। ग्राफ देख के आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये ओरिजिन से दूर जा रहा है कि ओरिजिन की तरफ आ रहा है। यहाँ पे इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से दूर जा रहा है। ऑलराइट, तो एक तो आपको जानकारी x के बारे में मिल जाती है। नंबर 2 लिख दीजिए
Number 2, slope of xt graph gives information about velocity. Slope of xt graph is information about velocity. तो हम xt ग्राफ से वेलोसिटी की भी जानकारी निकाल सकते हैं. सबसे पहले xt ग्राफ से x की जानकारी मिलती है. नंबर 2, xt ग्राफ से वेलोसिटी की जानकारी मिलती है. क्योंकि वेलोसिटी होता है, आप जानते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम. और मैथ्स की भाषा में डेल्टा है थोड़ा बड़ा चेंज, हम इसे dx/dt लिख लेते हैं. ये है वेलोसिटी का जो बचपन से आप फॉर्मूला जानते थे, वो था x/t. सही में वो x/t था ही नहीं, वो चेंज इन x अपॉन चेंज इन t था. वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो पूरा ही गलत है. वो कायदे से पूरा सही बोलना चाहिए, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. हाँ, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोला जा सकता है, पर एक्चुअली डेल्टा है, उसमें भी है. जहां खाली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल रहे हैं, वहां भी ये डेल्टा है. तो बेटर ये है कि आप उसे dx और dt से बोल दीजिए. अब ये हमेशा वैलिड हो जाएगा. ये तो कभी-कभी वैलिड है, जब इस बात की गारंटी हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वैलिड है. वेलोसिटी का जनरल फार्मूला dx/dt है. एंड डिफरेंशिएशन, this will be obtained by following the laws of differentiation, and differentiation means slope at a point. तो स्लोप से हम इस ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी के बारे में जानकारी बता सकते हैं. अभी ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है. इसका tan थीटा एक्यूट एंगल है ना. लिख दीजिए इन द अबव ग्राफ the slope is positive, so the velocity is positive. above ग्राफ में slope is positive, so the velocity is positive. And here the slope is constant. Also, slope constant है ना? Slope is constant, so velocity is constant. Slope constant है, तो velocity constant है. xt ग्राफ से हमें सबसे पहले तो x के बारे में जानकारी मिल जाती है. जिस टाइम पे हम चाहें, t 0 पे चाहें तो तब x मिल जाता है, t 2 पे चाहें तो उस समय का x मिल जाता है, t 5 पे चाहें तो उस समय का x मिल जाता है. जब चाहें तब x मिल जाता है. और जो डायरेक्ट नहीं दिखता, वो हम डिफरेंशिएट करके प्राप्त कर लेते हैं. इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है. अगर अभी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी से जा रहा है अलोंग x एक्सिस. लिख दीजिए, here the particle is moving along x axis with constant positive velocity. Particle is moving along x axis with constant positive velocity. Therefore, it is going away from the origin. And its x is continuously increasing. ये है. और थर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है इस ग्राफ से, वो है फिर एक्सेलरेशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी तो मिल ही जाती है. नंबर 3 लिख दीजिए, एक्सेलरेशन. हमें इस ग्राफ में आपको क्या, इस ग्राफ के एक्सेलरेशन, इसमें आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसमें आप पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? 0 एक्सेलरेशन. हाँ, 0. हम कांस्टेंट वेलोसिटी तो बोल ही चुके हैं. देखिए अब क्या है, अगर v के बारे में जानकारी पता है,
तो जो एक्सीलरेशन होता है वो एक्चुअल होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, change in velocity upon the time in which this change has taken place। और हमें तो कायदे से dv by dt से मतलब है dv by dt। तो xt ग्राफ से सबसे पहले मुझे x की बारे जानकारी मिलती है, फिर एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी की जानकारी मिलती है, और वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर देता हूं, वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मुझे एक्सीलरेशन की भी जानकारी मिल सकती है। मैं इस तरह से एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ निकाल सकता हूं। लिख दीजिए कि by thinking about the slope of velocity, we can make something about acceleration. एक्सीलरेशन के बारे में भी आप इससे जानकारी निकाल सकते हैं। 3 जानकारी आपको मिलती हैं। सबसे पहले x जो साक्षात दिख रहा है, और ये विजुअलाइज करना है कि पार्टिकल यहाँ नहीं जा रहा है, वो x एक्सिस के अलाउंग जा रहा है। टाइम तो घड़ी से देख रहा हूँ जो मेरे हाथ पे बंधी है, पार्टिकल यहाँ जाता हुआ दिख रहा है। टाइम में यहाँ से देख रहा हूँ और पार्टिकल यहाँ जा रहा है। ये xt ग्राफ हम इसका प्लॉट करते हैं ऐसा कि t बढ़ रहा है तो x बढ़ रहा है, किस t पे x कितना है। सबसे पहले तो मुझे x की जानकारी मिलती है, फिर मैं अगर इसके स्लोप के बारे में कुछ बातें कर सकता हूँ तो मुझे वेलोसिटी की जानकारी मिल जाती है, और जो वेलोसिटी की जानकारी मिली है अगर मैं उसकी भी dv by dt कहीं से निकाल पाऊँ तो फिर मुझे एक्सीलरेशन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। जैसे यहाँ मैंने देखा कि इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन 0। सबसे बढ़िया तो मजा तो तब आ जाए जब ये इक्वेशन दे दें। अगर ये इक्वेशन दे दें तो फिर मैं उसकी एक बार x की इक्वेशन दे दें t के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो x की जानकारी तो उस इक्वेशन नहीं देती, फिर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। मैं आपको सीधे ये क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन के रूप में हम बात कर लेते हैं। सपोज x is equal to 2t square plus 3, ये x is equal to 2t square plus 3 4t। हाँ, अब ठीक है, पहले तो इक्वेशंस ही ऑब्टेन करवा लेते हैं। तो obtain the equations of v and a, obtain the equations of v and a। v is equals to 4t and a is equals to 4। ठीक है, and plot the respective curves। आपको 3 ग्राफ भी बनाने हैं, xt ग्राफ भी बनाना है, इसका vt ग्राफ भी बनाना है। 3 ग्राफ बनाने हैं, एक xt ग्राफ, एक vt ग्राफ और एक at ग्राफ। हाँ, x की इक्वेशन ये है तो वेलोसिटी होगी dx by dt, तो वो d dt ऑफ 2t square plus 3 हो जाएगी। इसको मैं 2t square को अलग डिफरेंशिएट करूंगा और 3 को अलग डिफरेंशिएट करूंगा। इसमें मैं 2 कांस्टेंट ले आऊंगा, ये t square वेरिएबल टर्म अंदर बचते हैं, बस वेरिएबल टर्म अंदर बचते हैं, और ये तो खैर आइसोलेटेड कांस्टेंट है। मेरे को ddx का एक ही फॉर्मूला आना चाहिए अभी, ये वाला। ज्यादातर 80% न्यूमेरिकल्स में मुझे अभी तो यही काम आएगा। ये तो हो गया 2, और इसको जब डिफरेंशिएट किया मैंने तो पावर को नीचे उतारा, फिर वेरिएबल t का नाम लिखा और पावर को 1 से घटा दिया, और ये आइसोलेटेड कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन पूरा 0 हो गया। तो ये आंसर आ गया 4t और 2 - 1 = 1। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 4t
वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 4t, x की इक्वेशन उसने दी थी या ग्राफ का शेप दिया था, x की इक्वेशन अगर दी थी या ग्राफ का शेप दिया था तो मैं उससे वेलोसिटी निकाल सकता और वेलोसिटी मिल जाएगी तो एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, मेरा दूसरा रिजल्ट ये आ चुका है, वेलोसिटी का मेरा रिजल्ट आ चुका है 4t, वेलोसिटी का रिजल्ट आ चुका है 4t, ये दूसरा इक्वेशन है। अब मैं एक्सीलरेशन की जानकारी भी निकाल सकता हूं, हो जाएगा dv by dt, तो ddt ऑफ 4t, तो ये आइसोलेटेड कांस्टेंट तो नहीं है, t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 4 को बाहर ले आता हूं और ये अंदर t बच गया और अगर dt और dt कैंसिल हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो अब एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 4। ये मेरी थर्ड इंफॉर्मेशन हो गई। अब इन तीन जानकारियों के बाद मैं तीनों ग्राफ बना सकता हूं। सर xt ग्राफ कर्व होगा, vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी एंड at ग्राफ t के साथ पैरेलल होगा। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। ओके, ये तीन हमें ग्राफ बनाने हैं। एक्सीलरेशन आ गया 4। सबसे पहले तो मैं थर्ड इक्वेशन से ही शुरू कर लेता हूं और ग्राफ के भी पहले मैं एक बात तो समझ जाता हूं कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, वो मुझे यहां से दिख भी रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। जब अब बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती है ना तो उसका वेलोसिटी बढ़ती जाती है और टाइम डिस्टेंस तो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ता चला जाता है क्योंकि t का स्क्वायर आ गया ना। ये फील करिए, पूरा लिखिए, बाद में ग्राफ बनाते हैं, पहले लिखिए। When a body moves with constant acceleration, when a body moves with constant acceleration, its velocity goes on increasing linearly with time. Its velocity goes on increasing linearly with time. Its velocity goes on increasing linearly with time. ये linear relation रहता है, direct proportionality है ना, इसे linear relation कहते हैं। और उसके बाद लिख दीजिए displacements go on increasing, displacements go on increasing very rapidly with time. Displacements go on increasing very rapidly with time. ये बिल्कुल डेली लाइफ का आप जो फील करते हैं उसको अपन ने मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की है। जब आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गाड़ी चला रहे हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो भी गाड़ी की वेलोसिटी तो हर क्षण बढ़ती चली जा रही है और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जो भी उसने पिछले 1 सेकंड में ट्रैवल किया था अब अगले सेकंड में उससे भी ज्यादा ट्रैवल करेगा ना, क्योंकि इस बीच भी उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट लपक के बढ़ रहे हैं, t के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसमें तो t है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, ये t के प्रोपोर्शनल है, t बढ़ेगा तो v बढ़ेगा और ये तो t के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं लपक के बढ़ रहा है। पहला मैं इस समय ग्राफ बनाता हूं ये एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का यदि ग्राफ बनाऊंगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू +4 पे कांस्टेंट है। यदि मैं at ग्राफ बनाऊंगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू +4 पे कांस्टेंट है, टाइम बढ़ेगा पर एक्सीलरेशन नहीं बढ़ेगा। It is not a function of time. Acceleration की वैल्यू 4 पे कांस्टेंट है। अब यदि मुझे vt ग्राफ बनाना है, सर हेडिंग दे देते हैं vt ग्राफ, v है 4t और मैं तो हमेशा अगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं बोलता हूँ कि काम करो, कुछ पॉइंट्स ऑब्टेन कर लो। जब t 0 है तो v 0 है, जब t 1 है तो v 4 है, जब t 2 है तो v 8 है और जब t3 है तो v12 है। अब ये पॉइंट्स मिल गए ना, इससे मैं vt ग्राफ तो प्लॉट कर ही सकता हूँ। मैं 0 1 2 3 करीब मैंने बराबर डिस्टेंसेस पे ये टाइम ऑब्टेन किए और यहाँ वेलोसिटीज में बना रहा हूँ। t is equal to 0 पे वेलोसिटी 0, पहला पॉइंट तो यहाँ आ गया। t is equal to 1 पे वेलोसिटी 4, मान लेता हूँ ये 4 है, सपोज यहाँ 4 ये है। t is equal to 2 पे वेलोसिटी 8 है, सपोज ये 8 है।
अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, बराबर बराबर दिखाए मैंने। और अगर ये 8 है तो ये 12 है, जितना ये 4 है उतना ये 4 है, तो 3 पे ये हो गया। और हम तो इन्हें इसको स्ट्रेट लाइन से, इसको स्ट्रेट लाइन से और इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में हम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अगर हमें इसके और इसके बीच में जानकारी नहीं प्राप्त है तो हमें उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं ग्राफ। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को हम अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं। एनीवे ये वीटी ग्राफ आ गया, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना। मैं तो उसे y0 to mx से कंपेयर कर सकता था, ये भी लिख दीजिए, कंपेयर द ग्राफ with y is equal to mx with velocity plotted on y-axis and time plotted on x-axis. इस एक्सिस पे क्या है वो ध्यान से देखना जरूरी है। मेरी इक्वेशन है v is equal to 4t, मैं इसको y is equal to mx से कंपेयर कर रहा हूं। ये y एक्सिस पे बनाऊंगा, ये m है, और ये x एक्सिस पे बनाऊंगा। तो मैं तो जानता हूं कि हाँ ये इक्वेशन दिस इज ऑफ द फॉर्म y is equal to mx, दिस इज, लिख दीजिए, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y is equal to mx। ये जो v is equal to 4t है is of the form y is equal to mx। Therefore the graph will be a straight line. The graph will be a straight line passing through origin. The graph will be a straight line passing through origin. बस यहाँ मैंने y एक्सिस पे v बनाया, x एक्सिस पे t बनाया और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बना दी। The graph is a straight line passing through origin. अगर मैं नहीं भी पहचानता तो इससे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ t की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, उससे v की वैल्यू का ऑब्टेन कर लूंगा, सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा, उन सेट ऑफ पॉइंट्स को जोड़ करके मैं अपना ग्राफ बना ही लूंगा। और फिर एक लास्ट बात कर लेते हैं, x का ग्राफ प्लॉट कराते हैं, प्लॉट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर x की इक्वेशन है 2t² + 3, तो t जब 0 है तब x 3 है, t जब 1 है तो x 7 है, t जब 2 है तो x 4 to the 8 + 3 11 है, और t जब 3 है तो x 9 18 + 3 21 है। ठीक है, Sir, in t equals to 1, x equals to 5. t is equal to 1 पे हाँ ये 5 आएगा, 2 पे 4 to the 8 + 3 ठीक है 11 हो जाएगा, और 3 पे 9 to the 11 + 3 ये 9 हो गया, 9 to the 18 18 + 3 21। ठीक है, अब ये ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूँ। t को तो मैं 0 ले रहा हूँ, फिर 1 ले रहा हूँ, फिर 2 ले रहा हूँ, बराबर बराबर डिस्टेंस पे ले लिया, और 3 ले रहा हूं। पर x की पोजीशन t is equal to 0 पे x3 है, ये वाला मेरा पॉइंट हो गया, ये x3 है, t is equal to 1 पे x5 है, पास में ही है, पास में ही है, t is equal to 1 पे अगला पॉइंट ये हो गया, फिर t is equal to 2 पे x सीधे 11 आ गया यार, x 11 आ गया, ये पॉइंट मेरा यहाँ आ गया, और t is equal to 3 पे तो खैर और भी गजब ही हो गया, बहुत ही बाहर चला गया, वो पॉइंट तो बहुत ही बाहर चला गया, बहुत ही ऊपर चला गया ये। अब एक्चुअली ग्राफ आप जानते तो हैं, ये पैराबोला टाइप आता है, थोड़ा सिमेट्रिक पैराबोला नहीं है, तो मैंने और छोटा छोटा पास बनाए होते, और पास बनाए होते मैंने, ताकि मेरे सारे पॉइंट दिख जाते। ये इधर 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 3 होता, ये 5 होता, ये 11 होता,
और ये 21 होता, एक पॉइंट तो यहाँ है, 0 पे तो 3 है, ग्राफ यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जब t 0 है तो पहला पॉइंट मेरा एक्चुअली यहाँ है, पहला पॉइंट यहाँ है, फिर मेरा पॉइंट यहाँ है, फिर मेरा पॉइंट यहाँ है, और फिर मेरा पॉइंट यहाँ है। तो एक्चुअली ये ग्राफ ऐसा आएगा। इसे सिमेट्रिक पैराबोला तो नहीं कहेंगे, ये पैराबोला इसका आंसर है, बस सिमेट्रिक तो नहीं है ये। आप तो केवल ये समझ रहे हैं कि x की इक्वेशन में जो है x सबका ही बॉस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलके x बन रही हैं। t का पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, तो x इज द बॉस, x सबसे बड़ी क्वांटिटी है। सो द ग्राफ गोज ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस, ये t है, द ग्राफ गोज ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस, ठीक है। मेन बात बस हम यही समझ रहे हैं, केवल इतना सा आपको बताना चाह रहे थे कि अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती है तो x तो बहुत तेज बढ़ता है, x बहुत तेज बढ़ता है, मैं कहता हूं लपक लपक के बढ़ता है, बस उसी को विजुअलाइज करिए आप। तो फिलहाल मैंने आज आपको यह पढ़ाया कि अगर मेरे को xt ग्राफ दे दिया जाए, xt ग्राफ दे दिया जाए या x की इक्वेशन दे दी जाए t के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी मिल जाएगी, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। यही बात हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, थैंक यू सर। गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ से, थैंक यू। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर।